अगर आप ग्रीन कार्ड के प्रोसेस में हैं या प्लान कर रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ और वीडियो आपके लिए है। Administration now says if they want one of the residency visas, they have to leave America and return to their home countries to make their applications. Card applicants will need to go abroad to apply for permanent residency at an American consulate rather than filing from within the US. ग्रीन कार्ड मिलना अब इतना इजी नहीं रहा। USCIS इमिग्रेशन ने न्यू गाइडलाइंस शेयर की हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन न्यू अपडेट्स डेली बेसिस पर इंट्रोड्यूस करा रहा है। चाहे आप B1, B2 वीज़ा पर हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा पर हैं, या EB2 या EB3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड के प्रोसेस में हैं। आज USCIS ने न्यू मेमो रिलीज़ किया है और इसने काफ़ी लोगों को कंफ्यूज भी किया है और थोड़ा कंसर्न भी क्रिएट किया है। तो मैं आज सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक करूंगा और मैं बताना चाहता हूं कि इसके आप पर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। हम सबसे पहले बेसिक बात समझ लेते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस होता क्या है। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस यानी AOS एक प्रोसेस है जिसमें आप US के अंदर रहते हुए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना अपनी कंट्री वापस जाए। नॉर्मली ग्रीन कार्ड के लिए लोग अपने होम कंट्री में जाकर कॉन्सुलर प्रोसेसिंग करते हैं, लेकिन AOS आपको अलाउ करता है कि आप यहीं पे रहते हुए प्रोसेस कंप्लीट कर लो। इसके बहुत से फ़ायदे थे और अक्सर इंटरव्यू वेव हो जाता था। यूजुअली अप्रूवल रेट भी बहुत हाई होता था, टेनिटी होती थी और डिनाई करने से पहले वो आपको RFE भेजते थे। इवन RFE के बाद भी आपका जो करंट स्टेटस था वो मेंटेन रहता था, तो इसलिए इस ऑप्शन को बहुत सेफ समझा जाता था। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, USCIS ने एम्फेसाइज क्या किया है। उन्होंने क्लियरली कहा है एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कोई राइट नहीं है, ये एक प्रिविलेज है। और सिर्फ प्रिविलेज ही नहीं, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ भी बोला है। मतलब ये है कि एक स्पेशल एक्सेप्शन है जो हर किसी को ऑटोमेटिकली नहीं मिलती है। इवन आप एलिजिबल भी हो तो आपकी USCIS आपकी एप्लीकेशन को डिनाई कर सकता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, USCIS कह रहा है एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस का पर्पस ये नहीं कि आप नॉर्मल सिस्टम को बाईपास करो। नॉर्मल सिस्टम क्या है? कॉन्सुलर प्रोसेसिंग, यानी आप अपने होम कंट्री में वापस जाओ, वहाँ से जाके आप इमिग्रेशन वीज़ा अप्लाई करो। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बेसिकली कह रहा है सिर्फ इसलिए कि आप US के अंदर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहीं से ग्रीन कार्ड मिल जाना चाहिए। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अगर आप ओवरऑल कैटेगरीज की बात करें, चाहे आप B1, B2 पर हैं, J1 पर हैं, L1 वीज़ा पर हैं, या आप H1B वीज़ा पर हैं, या और कोई भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर हैं और आप उसको चेंज ऑफ स्टेटस करके ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी के थ्रू हो, EB1, EB2, EB3 या फैमिली बेस्ड कैटेगरीज के थ्रू हो, आप किसी भी कैटेगरी के थ्रू वीज़ा लेना चाहते हैं। अब USCIS सिर्फ ये नहीं देख रहा कि आप एलिजिबल हो या नहीं, उनका फोकस पूरी स्टोरी पर है। सिंपल वर्ड में वो देख रहे हैं कि आपका इमिग्रेशन हिस्ट्री कैसा है, क्या आपने कभी वीज़ा को वायलेट किया है, ओवरस्टे किया है, अनऑथोराइज काम किया है, आपने वीज़ा पर्पस को फॉलो किया है या नहीं, आपका करैक्टर कैसा है, US में आपके कितने स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। अगर आप टेम्परेरी वीज़ा पर आए थे जैसे B1, B2, F1 और बाद में जो ग्रीन कार्ड की तरफ शिफ्ट करते हो, तो USCIS ये भी देख सकता है कि आपका ओरिजिनल इंटेंट क्या था। लेकिन अगर आप डुअल इंटेंट वीज़ा पर आए हैं जैसे H1B, L1 जैसे कैटेगरीज में जहाँ ग्रीन कार्ड परस्यू करना अलाउड होता है, तो ये डेफिनेटली आपके फेवर में होता है। लेकिन फिर भी ये अपने आप अप्रूवल गारंटी नहीं करता। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही होता है, अप्रूवल के लिए डुअल इंटेंट पर वीज़ा होना काफ़ी नहीं है। ये लाइन बहुत पावरफुल है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप H1B पर हो, आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है, तो सब रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो भी USCIS पूछ सकता है क्या ये बंदा इस बेनिफिट का हकदार है। तो ये अब डिसीजन कैसे होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि क्या आपको ग्रीन कार्ड देना US के बेस्ट इंटरेस्ट में है, क्योंकि US हर चीज़ में अपने इंटरेस्ट को देखेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? ऑनेस्टली जो लोग ओवरस्टे करते हैं, जो लोग वीज़ा को वायलेट करते हैं, जो लोग विजिटर वीज़ा पर डायरेक्ट ग्रीन कार्ड करते हैं, कुछ लोग जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके चेंज ऑफ स्टेटस को फाइल करने के लिए अप्लाई करते हैं, लाइक यहाँ पे आके कहते हैं कि हमारा कोई हमें मिल गया, हमें लड़का लड़की मिल गए, हम उससे शादी कर रहे हैं, उसकी वजह से ग्रीन कार्ड फाइल करते हैं। या यहाँ पे कहते हैं हमें जॉब मिल गई, या डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, वो वहाँ पे आके अप्लाई करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? ऑनेस्टली जो लोग ओवरस्टे करते हैं, जो लोग स्टेटस वायलेट करते हैं, जो लोग विजिटर वीज़ा पर आकर डायरेक्ट ग्रीन कार्ड करते हैं, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आके शादी करते हैं, यहाँ पे आके फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, या अदर रीजंस किसी वजह से भी चेंज ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई करते हैं फ्रॉम विजिटर वीज़ा। जो लोग सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश करते हैं, इन सब के लिए अब प्रोसेस थोड़ा टफ होगा। लेकिन अगर आप टेम्परेरी वर्क वीज़ा पे हैं जैसा कि H1B, L1,
तो आपको क्या टेंशन लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए। पहले एओएस एक सिंपल स्टेप होता था, अब ये एक जजमेंट बेस्ड डिसीजन बन रहा है। तो अब आप क्या करें? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आप ले सकते हैं। नंबर 1, अपना स्टेटस क्लीन रखो, कोई वायलेशंस नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं। नंबर 2, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, जो आपका वीज़ा पर्पज़ है वही फॉलो करें। नंबर 3, रिस्क अवॉइड करो, जैसे विजिटर वीज़ा से सडन ग्रीन कार्ड प्लानिंग। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाओ, क्योंकि अब सिर्फ एलिजिबिलिटी नहीं, ओवरऑल इंप्रेशन मैटर करेगा। तो अगर आप ग्रीन कार्ड प्लान कर रहे हैं स्पेशली यूएस के अंदर रहते हुए, तो ये मत सोचें मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, ये सोचें क्या मेरा केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि USCIS इसको अप्रूव करेगा। और मुझे पता है यहाँ पे हज़ारों लोग हैं जो इस प्रोसेस में हैं या जो इस प्रोसेस को प्लान कर रहे थे, तो उनके लिए वे फॉरवर्ड ये है कि वो अपनी अटर्नी से कंसल्ट करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कंसीडर करने वाली हैं। हर किसी का केस डिफरेंट होता है, हर किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दिया जा सकता, लेकिन केस बाय केस को एवेल्युएट करना पड़ेगा। सबसे बेहतर यही है किसी लीगल एक्सपर्ट से, अपने अटर्नी से कंसल्ट करें और पूछें कि मेरा केस इस तरह स्ट्रॉन्ग है कि मैं यूएस के अंदर रहते हुए AOS फाइल करूं, या मुझे अपने होम कंट्री से कौंसलर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। कौंसलर प्रोसेसिंग में बहुत सी चैलेंजेस हो सकते हैं। एक तो आपको अपॉइंटमेंट का मिलना या अपने होम कंट्री में जाना, वहाँ पे वक्त गुजारना, उसके बाद आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होगा। वो इंटरव्यू काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। वो आपसे बहुत से एविडेंसेस मांग सकते हैं, वो आपसे आपकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, वो हर चीज़ को कंसीडर करेंगे कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी, चीज़ें क्लियर होंगी, अब डिफरेंट गाइडलाइंस आएगी, डिफरेंट अटर्नीज इस पे बात करेंगे, तो पता चलेगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अगर आप समझते हैं ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो, उसको शेयर करें और इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।